अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की सख्त तकरीर और एपीसी के एलामिये के बाद ऑपोजिशन जमातों और इदारों के दरमियान तल्खी की फिजा कायम हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नून लीग इस तल्खी में नरमी लाने की कोशिश कर रही है। एपीसी में नवाज शरीफ ने जिस किस्म की तकरीर की, इससे वाज़ेह था कि नवाज शरीफ ने सख्त मुज़ाहमती सियासत का फैसला कर लिया है। मगर आज शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि महाजराई का फायदा किसी को नहीं होगा। अहम बात यह भी है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से मुलाकात में दावा किया कि ऑपोजिशन हुकूमत और फौज को लड़वाना चाहती है, जबकि आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि हुकूमत ऑपोजिशन को फौज से लड़वाना चाहती है। पिछले एक हफ्ते में नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया, इदारों की सियासत में मुदाखलत ना करने का मुतालबा किया। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत और हसास इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करने पर भी पाबंदी लगाई, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ऑपोजिशन और ख़ास तौर पर नून लीग के इदारों के साथ मामलात बंद गली में जा रहे हैं। मगर आज नून लीग के सदर और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में इन मामलात पर तफसील से बात की, जिस हवाले से पिछले एक हफ्ते से मुसलसल सवालात उठते थे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आज ये कहा कि मुल्क में महाजराई किसी के मफाद में नहीं है और ना ही वो महाजराई चाहते हैं। इसी मुलाकात में नून लीग के सीनियर रहनुमा साद रफीक ने वाज़ेह किया कि अगर ऑपोजिशन ने मुज़ाहमती सियासत की तो इसका फ़ायदा वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को होगा, क्योंकि यही चाहती है कि ऑपोजिशन इदारों से लड़ती रहे। मुलाकात में शहबाज शरीफ से सवाल हुआ कि हुकूमत ऑपोजिशन को इदारों से कैसे लड़वाना चाहती है। इदारों के खिलाफ तो खुद नवाज शरीफ ने सख्त तकरीर की थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है, मियां साहब ने सिर्फ आइन और कानून की बात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ के सामने ये मामला भी उठाया गया कि नवाज शरीफ ने तो हिदायत जारी कर दी है कि आइंदा से नून लीग का कोई रहनुमा अस्करी क़यादत या एजेंसी के नुमाइंदों से नहीं मिलेगा। तो शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि क़यादत को बताकर अस्करी क़यादत या इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शहबाज शरीफ ने फिर वाज़ेह किया कि वो मुज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, वो मुफाहमत की सियासत करते रहे हैं और आइंदा भी बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकी सियासत आज भी मुफाहमती सियासत है, मगर एपीसी के फैसले अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। आज की इस मुलाकात में जब शहबाज शरीफ से यह सवाल हुआ कि क्या आपको पता था कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर में क्या कहने जा रहे हैं और क्या होगा उनकी इस तकरीर का मतन, क्या आपको इस बात का इल्म था, तो इसके जवाब में पहले शहबाज शरीफ ने कहका लगाया और फिर कहा कि ये बात मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान आपको क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो इस पर शहबाज शरीफ के बजाय साद रफीक ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। मुलाकात में शहबाज शरीफ से सवाल हुआ कि क्या मुल्क की दो बड़ी जमातें यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजी तहरीक की क़यादत नहीं करना चाहती, क्या इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत मौलाना फजल रहमान को सौंपी गई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि मौलाना फजल रहमान को क़यादत देने की वजह यह है कि वो बुजुर्ग हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले चंद रोज़ पहले ये बात कही थी शहबाज शरीफ ने कि जो नौजवान लीडर हैं यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो क़यादत करेंगे, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि शहबाज शरीफ अब सेहतियाब हो चुके हैं, वो लीड करेंगे इस एहतजाज को। लेकिन अब आज शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान बुजुर्ग हैं, इसीलिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस की जो क़यादत है वो दी गई है मौलाना फजल रहमान को। शहबाज शरीफ की ये मुलाकात और इस मुलाकात में जिन मामलात पर बातचीत हुई है वो इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ऑपोजिशन और इदारों में तल्खी की फिजा में इजाफा होता जा रहा था, मगर आज ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ने इस तल्खी में नरमी लाने की कोशिश की है। और अहम बात यह भी है कि पिछले एक साल से ऑपोजिशन जमातों का मुतालबा रहा है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं और इस हुकूमत को घर भेजा जाए, मगर कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन के इस मुतालबे को रद्द करते हुए वाज़ेह किया कि ऑपोजिशन चाहे तो इस्तीफे वो खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अगर मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो ऑपोजिशन एक भी सीट नहीं जीतेगी। तो इमरान खान ने नए इलेक्शंस को रद्द करके ये कहा कि बाई इलेक्शंस होंगे और इन बाई इलेक्शंस में ऑपोजिशन एक भी सीट नहीं जीतेगी। आज जब ये सवाल शहबाज शरीफ से हुआ
कि क्या ऑपोजिशन इस्तीफे देने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो दोनों जमातें यानी कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन जमातें असेंबली से इस्तीफा देने का सोच रहे हैं और क्या ऐसा वक्त आया तो इस्तीफे दिए जाएंगे। एपीसी का मुस्तकबिल क्या होगा और कौन किसको लड़वाना चाहता है। ऑपोजिशन हुकूमत और इदारों को लड़वाना चाहती है या हुकूमत ऑपोजिशन और इदारों को लड़वाना चाहती है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर फवाद चौधरी और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। इनसे गुफ्तगू करेंगे इन मामलों पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी और राना सनाउल्लाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। राना सनाउल्लाह साहब, एपीसी और नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ऐसा लग रहा था कि इदारों और नून लीग के दरमियान एक तलखी पैदा हो रही है और ऐसा लगता है कि आज जो शहबाज शरीफ की मीटिंग थी जिसमें सहाफ़ी मौजूद थे, उस मीटिंग का जो माहौल था, उसमें जो गुफ्तगू हुई है, नून लीग अब उस तलखी को कम करने की कोशिश कर रही है। इसमें तलखी वाली कौन सी बात है और ये कौन सी तलखी है और किस तलखी को जो है वो कम करने की बात है। मियाँ नवाज शरीफ ने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि तमाम अदारे, उन अदारों में पार्लियामेंट सबसे पहले है, अदलिया है, बाकी अदारे हैं, कि सबको अपनी आइनी हदूद में जो है वो रहना चाहिए। पॉलिटिक्स करना, जिनका काम है वो पॉलिटिक्स करें और जिनका काम नहीं है वो ना करें। और मुदाखलत जो है वो ना तो पार्लियामेंट में किसी की हो और ना ही पार्लियामेंट और दूसरे अदारे जो है वो बेजा मुदाखलत करें। आप मुझे बताएं कि इसमें तलखी कौन सी है। अगर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि यही वो वजूहात हैं जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम 70 साल से जो है वो उस मंजिल पे नहीं पहुंच सके जिस पे पहुंचना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस बात को तस्लीम तो सभी करते हैं और सभी लोग जो हैं वो अपने अपने वक्त में ये बातें करते रहे हैं। इमरान खान साहब के बहुत से सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जिसमें ये बात वो भी करते रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट भी एक इदारा है, उसका भी जिक्र किया, ये तो अब आप कह रहे हैं ना, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था इमरान खान को लाने वालों से हमारा मुकाबला है, वो हमारा हदफ है। पार्लियामेंट कहां से आ गया? तो ये हमारा तो ये नहीं ओपन बात है ना। तो ये शहजाद साहब, ये बड़ा वाज़ेह हमारा मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ के सबूत जो है वो जगह जगह पे पड़े हैं, वो हर जगह पे नज़र आ रहे हैं कि इस इलेक्शन में इमरान खान साहब को लाया गया है, वरना इमरान खान साहब जो है ये 35-45 सीटों से ज़्यादा नहीं थे। इनको सपोर्ट किया गया, इनके लिए जो है वो बयानिया बनाया गया। वो बाबा रहमते साहब जो 1 साल पहले शुरू हो गए थे, ये देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई इतनी खुशगवार और इतनी जो है वो प्लेजेंट चीजें नहीं है कि इनको हम इतनी डिटेल में जाकर वो डिस्कस करें। आप लोग एक कदम आज इनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जो गुफ्तगू हुई है, जो माहौल है, जो शुरा की प्रेजेंस थी, वही ये बात बताती है कि कहीं ना कहीं नून लीग अब दोबारा जो है वो मुफाहमत की बात कर रही है, उस तरह महाजराई की बात नहीं कर रही कि हमारा हदफ ये है और इनसे हमारा मुकाबला। इस तरह की गुफ्तगू आज नहीं हुई। और मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज इस मीटिंग में मरियम नवाज साहिबा शरीक नहीं थी। क्या वजह है आप मुझे बता सकते हैं? आप वहां पर मौजूद थे, आप मुकम्मल खामोश रहे, आपने कोई बात नहीं की। वजह क्या है, क्यों नहीं थी मरियम नवाज साहिबा आज की मीटिंग में? देखिए, आज की जो मीटिंग थी, आपके इल्म में होगा कि इस मीटिंग का अहतमाम जो है वो आज से को तकरीबन 10 दिन पहले इस तरह से हुआ था। ये हमारे माबैन ये डिस्कशन हुई थी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लक जो है वो अपने फैमिली बिजनेस को फ़ायदा पहुँचाने और उसके बाद कि जी फ़लाँ जगह से ये करप्शन हो गई, फ़लाँ जगह पे ये हो गया, फ़लाँ जगह पे वो हो गया, तो इसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला के दौरान जो मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो जिनके ऊपर काम हुआ, जो मुकम्मल हुए और उनके ऊपर किस तरह से अमानत, दयानत और खलूस के साथ जो है वो मेहनत करके उन चीज़ों को मुकम्मल किया गया, जिसकी मिसाल ना पहले मिलती है ना इन 2 सालों में जो है ये कोई उसकी अदना सी मिसाल भी पैदा कर सके हैं। तो इसके ऊपर ये ख्याल था कि उनके ऊपर जो है वो एक जो साहिब राय लोग हैं या जो लेकिन उसमें साद रफीक साहब थे, वो रेलवे के मजीर थे, ख्वाजा आसिफ थे जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, वो वहां पे मौजूद थे, आप वहां पे मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब अगर ये बताना चाह रहे थे कि मैंने क्या काम किए, मैंने कितना पैसा बचाया, मेरे बच्चों का क्या लेना देना है मेरी जायदाद से, तो इसमें दूसरे लोग तो थे ना, लेकिन मरियम नवाज नहीं थी आज वहां पर।
नहीं, मरीम नवाज़ साहबा तो उस दिन जिस दिन इस मीटिंग का या इस डॉक्यूमेंट को पेश करने का फ़ैसला हुआ था, वो तो उस दिन भी नहीं थी। ये पीएजी की एक हमारी एक डिस्पेंसेशन है कि जो जिसे हम पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं, उसमें तकरीबन 10 के करीब लोग हैं। उस दिन भी इन्हीं की पीएजी की ही मीटिंग थी और आज भी वही मीटिंग थी और उसके तकरीबन तमाम शुरका मौजूद थे, मासवाए शाहल खाकान अब्बासी साहब के, क्योंकि वो मालूम हुआ था कि शायद वो गए हुए हैं शोग्रान, तो वो वहाँ से जो है वो नहीं आ सही। सके। मैं तो इस पे दोबारा आता हूँ, तो क्योंकि आज हमें जो बातें सामने आई उससे लगता है कि एक मुख्तलिफ आज एक रवैया नजर आया था। फवाद चौधरी साहब, कल वजीर आजम इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन फौज और हुकूमत को लड़वाना चाहती है, ये उनकी ख्वाहिश है कि जो हम आंगी है उसको ख़त्म किया जाए। आज नून लीग के कैंप से ये बात आ रही है, एहसन इकबाल साहब ने भी आज ये बात की कि जो हुकूमत है वो लड़वाना चाह रही है ऑपोजिशन और फौज को। ये क्या मामला है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ना तो नवाज शरीफ साहब रोटी को चोची कहते हैं, ना राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। लड़ना चाह रहे हैं, लड़वाना नहीं चाह रहे। वो नवाज शरीफ साहब लड़ना चाह रहे हैं, मैं लड़ना चाह रही हैं, और परवेज़ रशीद साहब वगैरह जो उनका एक पुराने एडवाइज़र्स हैं वो लड़ना चाह रहे हैं। और मैं तो जो आपने बात की है कि आज मुस्लिम लीग नून ने अपने बयानिए में तब्दीली लाई है, और जो एक हॉकिश पॉलिसी उस दिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब से की थी, आज उन्होंने उस बयानिए में तब्दीली अगर की है तो उसको मैं वेलकम करूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि वैसे भी अब वक्त आ गया है कि जो PMLN है वो शरीफ फैमिली से भी खुद को फासला करे और एक कौमी पार्टी के तौर के ऊपर उनके कारकुनों के दिल जो हैं और जज्बात जो मजरूह किए हैं नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर से, उसके मद्देनज़र मैं समझता हूं कि अब PMLN एक नई पार्टी के तौर के ऊपर उभरने का जो है उसको सोचना चाहिए, और PMLN के कारकुन जो यकीनी तौर के ऊपर मुहिब वतन लोग हैं, ये अब उस तरफ जाएंगे। फवाद साहब, ये बातें आपकी जमात की तरफ से एक अरसे से की जा रही है कि डिफेक्शन अब होगी, फना लोग छोड़ के जाएंगे, इतने लोग छोड़ के जाएंगे। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल है, ना नून लीग टूटी है, ना नून लीग में से शीन लीग ली है, और आज शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक ही नून लीग है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वो तो देखें ना, अगर हम डिफेक्शन कराना चाहते हैं तो वो तो उसके लिए तो एक पॉलिटिक्स करनी होती है। हमने तो वो पॉलिटिक्स नहीं की है। अभी भी जो सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, हमने तो उसमें ये कहा है कि आप जो वोट है उसको ओपन कर दें और उसका भी फ़ायदा जो है वो पोजीशन को होगा। हम तो उन मामलात में या उस तरह की पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे कि अभी तक हमने नहीं की है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि रूलिंग पार्टी तो हम तो डिफेक्शंस के ऊपर नहीं बिलीव कर रहे। हम तो समझ रहे हैं, जो ये मेरा जो एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, कि अब तो PMLN के कारकुनों का काम है कि वो नई पार्टी के लिए सही करें और कोशिश करें, और मुझे उम्मीद है कि अब वो करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि ऐसी कौन सी बात कही है जो कि गलत है। उन्होंने एक तारीखी पस मंजर पेश किया है पाकिस्तान की सियासत का, जिसको यकीनन झुटलाया नहीं जा सकता कि माजी में ये होता रहा है, जो हमारी सियासी तारीख है। और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जो बात की वो आइन और कानून के मुताबिक है। माजी में तो ये भी होता रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जर्नैलों के घरों को से लेकर के, और फिर उसके बाद वो वज़ीर बने, और फिर उस वक़्त के मिलिट्री जो डिक्टेटर हैं वो कहें कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है, और उसके बाद जो होता रहा है वो भी हमारे सामने है। और नवाज शरीफ साहब तारीख के एक हिस्से को तो बड़े महबूब तरीके से बयान करते हैं, दूसरे तरीके को वो भूल जाना चाहते हैं। या तो तारीख के दोनों परत याद रखिए। उन्होंने तो पूरी तारीख बता दी ना, जिसमें जाहिर सी बात है जो उनका किरदार है वो भी आता है, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि इस वक्त कौन किस बयानिए पे खड़ा हुआ है। माजी में तो जो गलतियां हुई उससे सीख के आगे बढ़ना है ना, इसलिए देखना इंपॉर्टेंट है आज कौन किस बयानिए पे खड़ा हुआ है। आज क्या बयानिया हुआ है? अभी 4 महीने पहले तो वोट दिए उन्होंने एक्सटेंशन को। देखिए, कोई बयानिया चेंज नहीं हुआ, ना ही कोई नवाज शरीफ साहब को बदल नहीं गए, ना ही वो कोई डेमोक्रेट नहीं बन गए। सिर्फ मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, स्पेशली जो फौज है और जुडिशरी है, वो उनके साथ लेन देन के मूड में नहीं है। वो माजी की तरह जिस तरह से इस्तेमाल करते रहे इन इदारों को, कागज की तरह वो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लेकिन और वो इंडिपेंडेंट सोच लेकर के आगे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभी 4 महीने पहले एक्सटेंशन दी है, वो कौन सा डेमोक्रेट बन गए? अगर डेमोक्रेट बन जाते तो एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं देते फिर क्या? वो यकीनी तौर के ऊपर जो उनका ये बयानिया है वो मुतसादम है उससे।
और अगर नवाज शरीफ साहब ये समझें जो तकरीरें वो कर रहे हैं, आपकी जमात और इमरान खान क्या डेमोक्रेट नहीं है, इसीलिए आप लोगों ने एक्सटेंशन के हक में वोट दिया है? अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, दरमियान में बार बार बोलने से फिर वो टूट जाता है। हमारा मौक़िफ़ तो ये है ही नहीं। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत का लाज़मी जुज़्व है और हमें उनको जो उनका किरदार है उसको मान करके आगे चलना है। किसी इदारे का जो किरदार है उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इदारों के ख़िलाफ़ साज़िशें करने की ज़रूरत नहीं है और हमें एक ऐसी हुकूमत को तौर के ऊपर आगे चलना है जिसमें एक हार्मनी हो। राना सनाउल्लाह साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात कही थी कि ऑपोजिशन लड़वाना चाहती है फ़ौज और हुकूमत को, उनको जो नज़र आ रही है हारमनी और हम आंगी उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आज इस मीटिंग में ये बात हुई है कि हुकूमत लड़वाना चाह रही है ऑपोजिशन और फ़ौज को। अब नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो उनकी अपनी बनाई हुई तकरीर थी, वो किसी इमरान खान ने नहीं लिखी, किसी हुकूमती शख्स ने नहीं लिखी, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप कि हुकूमत लड़वाना चाहती है? देखें, इसमें ये बात जो है वो दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि अपोजिशन जो है वो अदारों के साथ जितनी महाजराई की पोजीशन में रहेगी तो उतनी देर तक हम जो है वो वाहिद चॉइस रहेंगे। और वज़ीर आज़म जो है ये ऑन रिकॉर्ड हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, हम एक पेज पे हैं। और इसी मकसद के लिए अब आप देखें ये फैटअप के ऊपर जो कानून साजी हुई है, इन्होंने बैठ के अपोजिशन के साथ जो मुज़ाकरात या जो नेगोशिएशंस की है उसमें तकरीबन 7 बिल जो है वो बिल्कुल अपोजिशन की जो है वो अमेंडमेंट्स के साथ पास हुए हैं। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर तो बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं, उन अमेंडमेंट्स में बाकायदा बात हुई है और हर बिल में एक से ज़्यादा यानी 7, 8, 10 तक जो है वो अमेंडमेंट्स अपोजिशन की जो है वो एक्सेप्ट हुई हैं। इसी दौरान जो है वो नैब का बिल जो है उसके ऊपर इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया कि देखें जी ये तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, देखें जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं और इसलिए ये कानून साजी में तावन कर रहे थे, अब नहीं करेंगे। उसके बाद भी 4 बिल जो है वो पास हुए हैं, कौमी असम्बली से भी पास हुए हैं, सेनेट से भी पास हुए हैं। मीनिंग देयर बाई कि फैटफ के ऊपर जो ओनली चॉइस हूं इदारों के लिए। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी वो तो इमरान खान की बात की तायद कर रही है ना, और अभी तो फवाद साहब कह रहे हैं वो तो वेलकम कर रहे हैं कि जो आपने अपना हॉकिश स्टांस है उसको अगर तब्दील किया है तो फवाद साहब तो कह रहे हैं अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत लड़वाना चाहती है, वो तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आप वो हॉकिश स्टांस नहीं ले रहे। देखें, बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का बुनियादी जो नुक्ता या ख्याल था वो ये था कि सियासी अदारों में सियासत में जो मुदाखलत है, अब देखें हर वक्त जो है वो जब किसी को मुदाखलत सूट करती है उस वक्त उसका मौक़िफ़ और होता है, उसके बाद और होता है। इमरान खान साहब का आज से 10 साल, 5 साल, 7 साल पहले जो इनके क्लिप्स इस वक्त भी जो है वो सोशल मीडिया पे पड़े हैं वो सुने आप ज़रा। वो मियां नवाज शरीफ की तकरीर को 10 से ज़रब दें तो उसके बराबर वो होते हैं। लेकिन आज क्योंकि वो हर चीज़ उनकी फेवर में है, आज वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, आज वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एक ही पेज है। मैं जरा ये पूछ लेता हूं फवाद चौधरी साहब ने, क्योंकि अभी कहा कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है नून लीग के कानून साजी जो है वो इत्तफाक से हो रही थी, लेकिन उस इत्तफाक को गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करके जो है उसको जो है वो ख़त्म किया और उसके बाद ये जॉइंट सेशन करके मुझे ये फवाद चौधरी साहब से पूछे थे क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी जो है वो और फवाद साहब आपने ये कहा कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और सपोर्टर्स हैं नून लीग के वो नवाज शरीफ को पार्टी से अलग कर देंगे। तो जब इमरान खान साहब की पुरानी तकारीर हम सुनते हैं तो उसके बाद क्या जो पीटीआई के मुहिब्बे वतन लोग हैं वो भी अपने आप को जुदा कर दें इमरान खान से या इमरान खान को हटा दें? इमरान खान जब बात कर रहे थे उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। जब वो मार्शल लॉ के खिलाफ बात करेंगे या डिक्टेटरशिप के ऊपर वो कोई बात करेंगे उस वक्त जनरल कियानी के हवाले से भी उनके बयान थे। जनरल कियानी के दौर में कौन सा मार्शल लॉ था? उनके बयानात हैं वो उस वक्त थे जब मार्शल लॉ था, उसके बाद जो है उनके बयानात नहीं है। जमहूरियत में जब हुकूमत में है तो उस वक्त जाहिर है कि अगर फौज अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा कर रही है तो वो उसकी तनाजुर जो है वो मुख्तलिफ है। और जब जनरल कियानी के एक्सटेंशन पर अगर वो बात करते हैं तो वो कौन सा मार्शल लॉ था? वो मार्शल लॉ तो नहीं था। नहीं, जो तमाम बयानात पर इमरान खान साहब से बात आप कर रहे हैं वो मार्शल लॉ के दौर के हैं, उसके बाद के बयानात जो हैं वो नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं कि ठीक है जब ताल्लुकात अच्छे थे तो उस वक्त सही
सिर्फ मेरी जो अर्ज है मैं यही कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब क्या करना चाह रहे हैं और PMLN क्या करना चाह रही है कि जो पार्ट इनका है कि जिसमें ये हुकूमत में जिस तरीके से आए और सहारे लेके आए वो तो लोग भूल जाए, लेकिन जो दूसरी साइड है उसका लोग जो है वो याद रखें। ये तो नहीं हो सकता। या तो आप दोनों के ऊपर आप माफी मांग के अपनी तकरीर शुरू करते हैं कि मेरा माजी में किरदार बहुत गंदा रहा है जिसके ऊपर मैंने जमहूरियत चलिए देखते हैं वो जो ट्रूथ कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब पहल करते हैं कि नहीं करते सच के साथ। लेकिन कल इमरान खान साहब का एक और बयान था फवाद साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बाय इलेक्शंस हैं वो मैं करवा दूंगा अगर इस्तीफे दिए जाते हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर नौबत आई तो हम दोनों बड़ी पार्टीज भी इस्तीफा दे देंगे। आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर इस्तीफे आते हैं तो बाय इलेक्शंस करवाना पॉसिबल होंगे या फिर मामला एक जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? देखिए शहजाद, नॉट एज अ मिनिस्टर बट थोड़ा बहुत जो हम चूंकि एनालिसिस भी करते हैं, PTI जो थी वो बड़ी तगड़ी पार्टी थी जब उन्होंने इस्तीफे मांगे और वो अपने अरूज की तरफ जा रहे थे। उस वक्त भी उनको इस्तीफा लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आई और आपको पता है जो KP में हुआ उन्होंने तो इनकार ही कर दिया। पीपल्स पार्टी और PMLN कभी ये रिस्क नहीं लेंगे और इसलिए जरदारी साहब चूंकि ज्यादा प्रैक्टिकल और अक्लमंद आदमी है इनके मुकाबले में, उन्होंने इसी वक्त कह दिया कि ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इनको पता है कि अगर ये इस्तीफे मांगेंगे तो अपने MP MA इस्तीफे नहीं देंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं। लिहाजा ये गलती ये कभी भी नहीं करेंगे, लिहाजा ये बहस कोई नहीं है खास। सही। राणा साहब फिर भी इस्तीफे दे देंगे क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बाय इलेक्शंस करवा देंगे, मामला कोई नए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे और हम तैयार इलेक्शन बाय इलेक्शन। देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो बाज़ औक़ात नहीं अक्सर औक़ात जो है वो खरी और सीधी बात कर देते हैं। तो मैं इनकी इस बात से फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस बात को तस्लीम करें कि उनका किरदार जो है वो पहले गंदा रहा है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब तस्लीम करें कि मेरा आज किरदार गंदा है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि पिछले किरदार की मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जो है वो माफ़ी मांग लेंगे। आप कहेंगे पहले पार्टी भी माफ़ी मांग चुकी है, सुन लें और PTI भी माफ़ी मांगे और चले। ये कल से शुरू करें कि हर अदारा जो है वो जो हदूद आइन में दर्ज हैं उसके मुताबिक चले। तो अगले 3 साल बाद 2 साल बाद पाकिस्तान जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, ये कल से शुरू कर लें। इस बात के लिए जो है अगर पाकिस्तान की फ़िक्र है, अगर रियासत की फ़िक्र है तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और वहाँ पे जो छोटे सूबों के लोगों की तकारीर हैं, जो छोटे सूबे जो है वो बात कर रहे हैं, देखिए ये बातें जो हैं ये बड़ी खतरनाक हैं। इन बातों को अगर आप सिर्फ पंजाब या KP के तक महदूद रखेंगे तो ये फिर मुनासिब नहीं होगा। बाकी रही बात जहाँ तक इस्तीफों की, अगर मियां नवाज शरीफ ने ये बात कही तो इंशाअल्लाह ताला PMLN का हर मेंबर जो है वो इस्तीफा देगा। आपने कहा फवाद बड़ी खरी बात करते हैं, जो नहीं देगा उसका आवाम जो है वो उसका घेराव करेंगे, ओन गोल भी कर देते हैं। जी फवाद साहब। बात तो ये है शहजाद साहब कि इस वक्त तमाम इदारे अपने आईनी रोल के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो जो बाहर बैठे हुए जो तमाशाई जो हैं वो जो तालियां बजाना चाहते हैं वो तालियां बजाते रहें, लेकिन तमाम इदारे जो है अपने बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, राना सनाना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। PMLN के रहनुमा तलाल चौधरी आज सारा दिन सोशल मीडिया और मीडिया पर खबरों में रहे। उनसे मुतल्लिक ये खबर चलती रही है कि चंद रोज पहले PMLN की एक खातून MNA को हरासा करने की वजह से उनके भाइयों ने तलाल चौधरी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के नतीजे में वो जख्मी हुए, उनका जो बाजू है वो फ्रैक्चर हुआ, जिसकी वजह से वो अस्पताल दाखिल हुए। लेकिन इस स्टोरी के कुछ और भी मौक़िफ़ हैं और आज तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि 4 रोज़ पहले नामालूम अफराद ने तलाल चौधरी पर तशद्दुद किया था और ये तशद्दुद का वाक़या कनाल रोड पर पेश आया था। लेकिन उसके बाद 2 वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें तलाल चौधरी साहब देखे जा सकते हैं कि वो पुलिस और चंद अफराद से बहस कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर 3 मरतबा फ़ोन कॉल करके बुलाया गया था तंजीम साजी के लिए और मेरा फ़ोन छीन लिया गया और फिर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ 3 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਸਟੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ तलाल चौधरी का हुक्म हाँ जी ऐसे सर मसला बने जरा हाई लेवल का। अब अहम बात यह है कि इस वीडियो में फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन कॉल करके बुलाया गया, तंजीम साजी के लिए कहकर बुलाया गया, और जब वो ये बात कर रहे थे तो दरवाजे पे एक शख्स खड़ा हुआ था जो हाँ और हूँ की तंजिया आवाज़ें भी निकाल रहा था। तलाल चौधरी ने कहा कि मेरा फ़ोन छीन लिया गया है और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसकी वजह से मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया है। तलाल चौधरी के भाई का कहना था कि वाक़या 4 रोज़ पहले कनाल रोड पर हुआ था और नामालूम अफराद ने उन पर तशद्दुद किया था, लेकिन ये जो वीडियो है ये उसी घर के बाहर की है जिस घर के हवाले से, जिस खातून के हवाले से बताया जा रहा है कि PMLN की खातून है, उनके भाइयों ने तशद्दुद का निशाना बनाया तलाल चौधरी को। ये उन्हीं के घर के बाहर की वीडियो है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे इरफानुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुख्तलिफ स्टोरीज आ रही हैं इस वाक़े को लेकर, आपके पास क्या तफसीलात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ये वाक़या जिस तरह के पहले इब्तदाई तौर पे तलाल चौधरी के भाई ने दावा किया था कि उनको नामालूम अफराद ने किनार रोड पे मारा है, जबकि ये तशद्दुद का जो वाक़या था ये किनार रोड से मुल्हिका एक टाउन जहाँ पे MNA खातून MNA उनका घर है, उनके घर के बाहर ये वाक़या पेश आया, जिसकी बाद में वीडियो भी सामने आ गई जिसमें तलाल चौधरी खुद अपने ऊपर जो तशद्दुद था उसकी सूरत हाल भी बता रहे हैं। तो इस हवाले से पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई जो है नहीं की। पुलिस का ये कहना था कि दोनों फ़रीक़ैन ने की जानिब से किसी की जानिब से शिकायत नहीं मिली कि वो इस मामले को देखें, लेकिन इसमें एक पेशरफ्त ये हुई है कि अब पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने खुद इस वाक़े की जो है तहकीकात करने का फ़ैसला किया है और इसमें राना सनाउल्लाह जो हैं वो बीइंग प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून पंजाब, उन्होंने 2 रुकनी जो कमेटी है जिसमें सारा अफजल तारड़ हैं और अकरम अंसारी, ये 2 अफराद जो हैं इस वाक़े की तहकीकात करेंगे और 2 दिन के अंदर जो है वो इस अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि ये वाक़या क्यों पेश आया है। ताहम जो पार्टीज़ राय हैं इब्तदाई तौर पर ये भी बता रहे हैं क्योंकि तंजीम साजी का फैसला बाद में इस वक्त अमल जारी है और उसमें मुख्तलिफ लोगों की जो आरा है वो आपस में टकराती हैं, टकराव सामने आता है और ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद तंजीम साजी के इसी मामले के हवाले से ही तलाल चौधरी जो है वो इस तशद्दुद का शिकार हुए हों। सही। इरफान, ये भी बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई अभी तहकीकात या तफ्तीश का आगाज़ नहीं किया है, जबकि आज हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से भी कहा गया था कि हम पुलिस को कहेंगे कि फौरी एक्शन ले, खातून को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए और इस मामले की तफ्तीश करे, तो अभी तक किसी किस्म की तहकीकात का आगाज़ नहीं किया गया है। जी, जैसे ये जो वज़ीर-ए-आज़म के मशीर हैं शहबाज गिल, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आई तो हमने देखा कि फौरी तौर पे जो पुलिस हरकत में तो आई और वो वहाँ पे खातून MNA के घर पहुँची, वहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। उसके बाद पुलिस का एक एहलकार जो था वो वहाँ पे खड़ा कर दिया गया और ये कहा गया कि आला अफसरान या ऊपर के हुक्म से जो है यहाँ पे अब खातून MNA को सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि अब तक कोई तफ्तीश का आगाज़ नहीं किया है, अब ये मामला हरासा करने का है या नहीं ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हुकूमती रहनुमा चाहे वो डॉक्टर शहबाज गिल हो या फयाजुल हसन चौहान हो, वो ये कह चुके हैं कि मामला एक खातून MNA को हरासा करने का है और उन्होंने ये भी कहा है एक ट्वीट में डॉक्टर शहबाज गिल ने कि मरियम सफदर जो है वो दबाव डाल रही है खातून MNA पर और उनको होना तो ये चाहिए कि वो खातून MNA का तहफ़्फ़ुज़ करें और तलाल चौधरी को पार्टी से बाहर निकालें। तो ये मामला है जिस पर वो कह रहे हैं कि खातून MNA को तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम किया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन तफ्तीश का अभी तक बाकायदा अमल शुरू नहीं हुआ है। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने वार्न किया था कि सर्दियों में गैस की किल्लत शदीद होगी और अगले साल इससे ज़्यादा बहरानी कैफियत होगी, लेकिन इस वक्त मामला ये है कि सर्दियां शुरू नहीं हुई हैं, सितंबर के महीने में है और गैस की किल्लत ऑलरेडी देखी जा रही है और बिलखसूस कराची में गैस की इस वक्त बहुत ज़्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को गैस का प्रेशर नहीं मिल रहा है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, घरेलू सार्फिन, उनको भी गैस इस वक्त मुहैया नहीं हो रही है और क्योंकि के इलेक्ट्रिक के 5 में से 4 ऐसे प्लांट हैं जो कि गैस पर चलते हैं, उनको भी गैस इस वक्त नहीं मौसूल हो रही है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। इस हवाले से वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि सूबाई हुकूमत हमें राइट ऑफ वे नहीं दे रही। हमने जो है गैस पाइपलाइन बिछानी है जो कि स्टील मिल से पाकलैंड तक जाएगी, लेकिन सिंध हुकूमत इसका अप्रूवल नहीं दे रही, जिस वजह से ताख़ीर हो रही है। ये गैस पाइपलाइन लग जाएगी तो कुछ हद तक
गैस का प्रेशर बहाल किया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ से सिंध हुकूमत का कहना है कि सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है, तो उसका हक है गैस पहले सिंध को मिले। और इस हवाले से नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 2 साल में कोई काम नहीं किया। हमने तकरीबन 1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाई, 2 LNG टर्मिनल बनाए, लेकिन इस हुकूमत ने LNG टर्मिनल बनाने का दावा किया था, लेकिन कोई टर्मिनल ना बना है, ना ही वो पाइपलाइन लगा सके। ये सारा मामला क्या है और शॉर्ट टर्म में लोगों को परेशानी ना हो, इस हवाले से क्या किया जा सकता है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद। तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो कराची वाला मामला है, बताइएगा इशू क्या है? गैस की किल्लत का मसला है या जो पाइपलाइन है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, जैसे वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमें मजीद पाइपलाइन लगानी है ताकि हम ज़्यादा गैस डिस्ट्रीब्यूट कर सकें? वेल शहजाद, देखें दोनों इश्यूज हैं। एक तो ये कि गैस पूरे मुल्क में शॉर्ट है, और मैं थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूं कि अगर आप गैस की डिमांड एंड सप्लाई देखें तो तकरीबन 6 MMCFD 6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे की डिमांड है तकरीबन, और पीक में जो है तकरीबन इतनी हो जाती है। और जो सप्लाई है तकरीबन कोई 4 MMCFD यानी कि 4 बिलियन जो है क्यूबिक फीट पर डे है। तो 4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे की सप्लाई है, 6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे की जो है वो डिमांड है। तो ये जो 2 बिलियन क्यूबिक फीट है, ये हमारे पास शॉर्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा है। और इसको हम देखें, एक तो आपके पास जो है वो गैस लोकली प्रोड्यूस हो रही होती है, तकरीबन वो 4000 जो है MMCFD तकरीबन पूरा कर रही होती है। 2 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो आपकी LNG के टर्मिनल्स जो हैं वो 2 जो आपने लगाए हैं वो पूरे कर रहे होते हैं, या फिर उसी की वजह से जो LNG इंपोर्ट हो रही होती है। तो देखें, डिमांड सप्लाई गैप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और पीक सीजन में ये इतना पहुंच जाता है। और आप ये देखें कि 2022-23 तक ये डबल हो जाएगा, ये गैप डबल हो जाएगा अगर आपने कोई इसका सोल्यूशन ना किया। सोल्यूशंस क्या है? वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है, पाइपलाइंस आप क्रिएट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ताकि इंपोर्ट की जाए या लोकली प्रोड्यूस की जाए। ये दोनों सिस्टम में आए ताकि एक डोमेस्टिक और हाउस होल्ड से लेकर सारे सेक्टर्स को गैस मिले। अब आते हैं हम कराची पे। देखिए, कराची की जहाँ तक बात है, पूरे सिंध में आपको थोड़े से और नंबर्स देता हूँ कि प्रोविंशियल क्या इस वक्त जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो है वो क्या नंबर्स हैं। सिंध जो है 65%, सिंध टोटल गैस जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, एक्सप्लोर होती है, उसका 65% हिस्सा सिंध प्रोड्यूस करता है। और कंजम्पशन जो होती है सिंध की वो 35% है। पंजाब में 4%, सिर्फ 4% जो है प्रोडक्शन होती है गैस की, और 50% जो है पूरे मुल्क में जितनी गैस होती है उसका 50% पंजाब अकेला कंज्यूम करता है। यानी कि प्रोडक्शन टू कंजम्पशन रेशियो पाकिस्तान में पंजाब का सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान जो है 21% प्रोड्यूस करता है गैस पूरे पाकिस्तान की, और तकरीबन कोई 8-9% जो है वो कंज्यूम करता है। और KPK सबसे कम करता है, वो 4-5% के बीच में है प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। तो देखिए, सिंध जो है वो ये कह लें कि 1/2 हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पास शॉर्टेज आ रही है। मतलब ये अजीब सी बात है कि सिंध के पास शॉर्टेज है। उसकी वजह यही 2 हैं कि आपके पास एक तो गैस शॉर्टेज होती है, एक्टिविटी पंजाब में ज्यादा है, सिंध में रिलेटिवली कम एक्टिविटी है। लेकिन कराची में आपको तकरीबन कोई, अगर आप देखें सिंध में कितना पोर्शन जो है वो यूटिलाइज होता है, वो तकरीबन 57% जरा ये बताइएगा कि मसले का हल क्या है? वफाक कहती है कि अगर हम ये पाइपलाइन लगा लें और राइट ऑफ वे सिंध हुकूमत दे दे तो मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब का ये मौक़िफ़ है कि मसला इस तरह भी हल हो सकता है कि मजीद गैस आप अभी भी फराहम कर सकते हैं कराची के लिए, सिंध के लिए मजीद गैस फराहम की जा सकती है। क्या ये मुमकिन है मजीद गैस फराहम की जाए? देखें, जो मजीद गैस है ना शहजाद, उसमें गैप बहुत बड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि मेक शिफ्ट सोल्यूशन हो सकते हैं। देखिए, मेक शिफ्ट क्या है? ये पॉलिटिकल इशू भी बनता जा रहा है। मेक शिफ्ट सोल्यूशन ये है कि SSGC SNGP की जो पाइपलाइन है उसके अंदर 1200-1100 MMCFD गैस का जो है ना वो पाइपलाइन में है। उसके अंदर 100 मेरे ख्याल में हो सकता है 50 से 100 MMCFD मजीद जो है वो आप फ्लो करवा सकते हैं। उसके अलावा LNG के कैपेसिटी में तकरीबन कोई हो सकता है 50 से 100 MMCFD LNG मजीद आ सकती है। मजीद जेटीज ऐड करें, उसमें फिर ऑफकोर्स टाइम लगता है कि नए जहाज आते हैं, नई कैपेसिटीज बिल्ड होती हैं, 6-8 महीने उसमें लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑन दी अदर हैंड देखें, एक्सप्लोरेशन ब्लॉक की जहाँ तक बात हो रही है वो सही बात है। पिछली गवर्नमेंट में ब्लॉक्स जो है वो नहीं किए गए इतने ज्यादा, वो पिछली से पिछली गवर्नमेंट में किए गए थे जिसकी एक्सप्लोरेशन आपने 5 साल में देखी। तो ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है कि आप जो है आज ब्लॉक्स करेंगे तो आपको फौरन से गैस आ जाएगी। इसका एक प्रॉपर मैच्योर एक प्रोफाइलिंग होती है फील्ड की, उसके बाद गैस निकल के आती है। वो भी कामयाबी होती है, नहीं होती। पाकिस्तान का रेशियो अच्छा है कामयाबी का, लेकिन फिर भी नहीं होता।
इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप ये जो राइट ऑफ वे का जो प्रॉब्लम है ना, अगर इसको उठाया जा रहा है तो देखिए हाईएस्ट फोरम्स भी हैं, सीसीआई आपके पास हाईएस्ट फोरम है, कैबिनेट आपके पास हाई फोरम है, तो आप बात करके इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की अप्रूवल के लिए 5 किलोमीटर सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, कौन सी बड़ी बात है। अगर आप ये बैठे हल करें, सिंध को भी ये पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और सिंध की अपनी गैस का इशू है, और ये देखिए प्रॉब्लम वहां पॉलिटिकल आता है, जहां सिंध की गैस आप पंजाब में लेके जा रहे हैं, वहां से वापस गैस आप नहीं दे रहे, आप थोड़ी गैस वहां से देंगे, वहां भी शॉर्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये जो पाइपलाइन का इशू है 3 महीने में सॉल्व हो सकता है। गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि 3 महीने में पाइपलाइन बन सकती है, दिसंबर तक कंप्लीट की जा सकती है। तो मेरे ख्याल में मिल बैठ के ये अगर बात की जाए, ये भी बताइए, क्योंकि जो साबिक वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने ये कहा था कि हमारे 5 साल में कोई नया एक्सप्लोरेशन अवार्ड तो नहीं दिया गया, लेकिन डिस्कवरीज सबसे ज्यादा हमारे दौर में हुई है, डिस्कवरीज हुई हैं उन अवार्ड्स पे जो कि पिछली हुकूमत दे के गई थी। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, ये मैंने पहले यही कहा कि देखें, ब्लॉक्स को ऑक्शन करना और ब्लॉक्स के बाद उनको एक्सप्लोर करना, ये 2 अलग अलग जो है वो काम है। तो ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्लॉक्स को ऑक्शन किया था, जो कि अगले 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता उन पर डिस्कवरीज आई। तो ये कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ब्लॉक्स जो ऑक्शंस थे वो कम हुए हैं पिछली गवर्नमेंट में, इन्होंने ज्यादा किए हैं, ये सही बात है। 10 ऑक्शंस जो हैं पिछले साल में हुए हैं, इस साल 20 ऑक्शंस प्लान्ड है। मेरे ख्याल में ज्यादा करने चाहिए क्योंकि हमारा सक्सेस रेशियो ज्यादा है। लेकिन देखिए हालात भी उस वक्त खराब थे, उस वक्त हालात खराब थे। 5 साल में पहले 3 साल पिछली गवर्नमेंट के भी हालात खराब थे, लॉ एंड ऑर्डर के मसले थे। आखिरी 2 सालों में हालात ठीक हुए थे, तो वो ऑक्शन शायद पहले नहीं कर पाए थे ज्यादा। तो देखिए ये मैरिज डिमेरिट्स दोनों के हैं, ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा खुर्रम साहब, आपने बताया कि एक तो ये पाइपलाइन बन जाए तो कराची का मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा, और अभी भी शायद थोड़ी सी कैपेसिटी है तो मजीद गैस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है कराची को, लेकिन फिर ऑब्वियसली जो शॉर्टेज है वो फिर नॉर्दर्न एरियाज में हो जाएगी। लेकिन ये जो पूरे पाकिस्तान का अगर हम मसला देखें, क्योंकि वजीर आजम ने कहा है कि इस दिसंबर में इन सर्दियों में शदीद किल्लत होगी और इसके अगले साल ज्यादा होगी, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या मजीद RLNG इंपोर्ट की जा सकती है, या फिर उसके लिए भी हमें नया टर्मिनल बनाना पड़ेगा और जो कैपेसिटी है हमारी पाइपलाइंस की, RLNG की जो पाइपलाइंस है उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा, या इसके बगैर हो सकता है ये मामला? देखिए शहजाद, जो हमारी शॉर्टेज है ना वो 2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है, उसको आप जो है अभी तक मेरे ख्याल में इतनी तो आप शॉर्टेज नहीं कर सकते। इसको टर्मिनल से ही पूरा किया जा रहा है, 1200 MMCFD से पूरा किया जा रहा है। जो 700-800 है ना, इसमें आप मैक्सिमम 300-400 ऐड कर सकते हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। आपको फिर भी इसको समहाउ इंपोर्ट करके, LNG ज्यादा इंपोर्ट करके, जेटीज देखिए पैरेलल चलाना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ना कि जी इस साल शॉर्टेज होगी, अगले साल और ज्यादा शॉर्टेज होगी, थोड़ी हाई आपके तो मिनिस्ट्रीज जो बड़े फोरम्स है, ऑगरा से लेकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, इवन SSGC SNGP के जो कंपनीज है बड़ी, ये सारी जो पावर की डिमांड होती है, गैस की डिमांड होती है, फोरकास्ट प्रोजेक्शन सारी बनाती हैं, मंथली बनती हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए कि आगे कहाँ शॉर्टेज आ रही है और हमें किस हिसाब से प्लान करना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे और टाइम पे एक्शंस नहीं लेंगे तो ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, और ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कभी भी नहीं होते। अगर आप शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पे जाएंगे फिर भी आपकी शॉर्टेज पूरी नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है कि जहां 50% शॉर्टेज है वहाँ 30% शॉर्टेज रह जाए या 20% रह जाए, ये हो सकता है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। लेकिन ओवरऑल शॉर्टेज आपको उसी वक्त कंप्लीट होगी जब आप नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स लाएंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ हैं। ये एक अहम मसला है, वजीर आजम इमरान खान ये कह चुके हैं कि गैस की किल्लत होगी, गैस की शॉर्टेज होगी, शदीद परेशानी होगी। अब हुकूमत का काम यकीनन सिर्फ वार्निंग देना नहीं है, इस मसले का हल निकालना है, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती आई है कि हम मसाइल को हल करेंगे। लेकिन पिछले 2 सर्दियों में भी हमने देखा है कि गैस की किल्लत रही है, कराची में भी रही है, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी रही है, और इस दफ़ा ये किल्लत ज़्यादा होगी और अवाम ज़्यादा परेशान होंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए, क्योंकि एक बड़ा अहम मौजू है, हमने नदीम बाबर जो कि SAPM है वज़ीर आज़म के, उनको भी दावत दी थी। हमने उमर अयूब साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस अहम मौजू पर वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद इस प्रोग्राम में नहीं थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।